Hello friends, this is Priya. I welcome you all to my YouTube channel. Hope you are doing well. जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात करी थी 100 डेज प्रीलिम्स प्रोग्राम की, जिसमें हमने 20 डेज डिसाइड करे थे हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें से जो 10 दिन होंगे वो होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे वो होंगे एंशियंट और मीडियम हिस्ट्री के लिए। इस सीरीज के अंदर इस वीडियो सीरीज के अंदर कुल 10 एपिसोड्स होंगे, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस सीरीज को आप एक वेब सीरीज की तरह देखिएगा, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह एक बर्डन लेके। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिस्ट्री को बहुत ही एक इजी वे में कंसेप्चुलाइज करके आप लोगों को हर फैक्ट्स, उसके रीजन, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो मैं समझा पाऊँ, और उसके जो रिपरकशंस हो वो मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आपको फैक्ट्स को मेमोराइज करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे द एरा ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, एंशियंट टाइम में भी इंडिया में ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, इंडिया में जो अरब इन्वेजन हुए थे, उससे पहले जो हर्ष का टाइम था, गुप्ता पीरियड था, हर्षा पीरियड था। ठीक है, उसके बाद उससे पहले अरब्स आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर लोधी वंश, और फिर दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुगल्स। तो ट्रेड हमेशा से इंडिया में बाहर की कंट्रीज से होता रहता था। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वास्को डिगामा को समुद्र के रास्ते से आके भारत को खोजना पड़ा, और फिर एक नया सी रूट डिस्कवर हुआ। तो इसके पीछे ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रही होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए, इस मैप के अंदर हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वास्को डिगामा का जो रास्ता था, वास्को डिगामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। कब आया था? 1498 में। ये हम सब लोग आगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो वो पुर्तगाल से निकला, और इस साइड में वो आया यहाँ पे। ये क्या है? साउथ अफ्रीका। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप नाम की एक जगह थी। यहाँ से इसने ये वाला टर्न लेके ये सीधा पहुंचा भारत के, कहाँ पे? कालीकट के तट पे। ठीक है, तो इसको इतना लंबा रास्ता तय करके आने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इंडिया तो यहाँ पे है, यहाँ से भी तो आते थे लोग, और शुरू से यहीं से आते थे। तो फिर ये रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ होगा, इस रास्ते से ये लोग नहीं आ सके होंगे, तभी इन्होंने एक नए सी रूट की डिस्कवरी करी होगी ना। तो इसका हम लोग कारण जानेंगे, और इसका कारण हमको मिलता है हिस्ट्री में 1453 में। देखिए क्या हुआ था 1453 में, ये ईयर आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, उसकी जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो यहाँ से शुरुआत होती है। 1453 क्या? 1453 द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं हिंदी के अंदर, कि कुस्तुनतुनिया में ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ। तो उसमें क्या हुआ, ये देखिए, इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये है टर्की, प्रेजेंट डे टर्की, ये आज का मैप है। ठीक है, ये मॉडर्न मैप है, ये उसका ब्लैंक मैप। ठीक है, ये टर्की है, और ये है पूरा यूरोप। ठीक है, इसमें से अगर आप आधे साम्राज्य को रोम के दो, रोम साम्राज्य, जिससे हमारा एंशियंट इंडिया में ट्रेड हुआ करता था, तो वो कैसे होता था? वो यहाँ से यहाँ आते। ठीक है, यहाँ से ईरान आते, ईरान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से इंडिया। ठीक है, एक बार इस वाले मैप को देख लीजिए, ये पहले एंशियंट टाइम में ट्रेड कैसे होता था। ये टर्की है, यहाँ से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया। तो ये किस रूट के थ्रू आते थे? लैंड रूट के थ्रू इंडिया आते थे। इन्वेजन्स काफी हुए हैं, और यहाँ पे आराम से अपना ट्रेड करते थे। लेकिन 1453 में यहाँ पे शासन हो गया टर्क्स का, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर क्या था? बेसिकली मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम्स का यहाँ पे रूल आ गया।
एक मिनट, बस बने रहिएगा आप साथ में, घबराइएगा मत। ठीक है, ये लो, सही है। तो यहाँ पे क्या था कि जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया, तो उन्होंने ये जो रोमन, यहाँ के जो रोम है, इनका इंडिया से ट्रेड रोकने के लिए यहाँ पे अपना लैंड रूट यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी टैक्स डिमांड कर ली कि अगर आपको हमारा लैंड रूट फॉलो करना है तो आपको हमको एक हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी व्यापारी आदमी होगा वो अपने फायदे के लिए सोचेगा, तो अगर उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स इस रास्ते के थ्रू देना पड़ेगा तो वो इस रास्ते पे व्यापार करने नहीं आएगा। इसलिए उस टाइम पे फिर रोम कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि इधर से व्यापार करने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग एक न्यू डिस्कवरी करें। अब न्यू डिस्कवरी का आइडिया भी ऐसे ही नहीं आ गया होगा ना कि चलो भैया आज मन कर रहा है कि चलो कुछ डिस्कवर करते हैं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो 1400 से लेके 1300 से लेके जो 1400 तक का टाइम चल रहा था, वो यूरोप में भी एक रेनेसा का टाइम चल रहा था। वहां पे क्या था, ह्यूमनिज्म चल रहा था, मॉरल वैल्यूज की जो एक वेव बोल दो आप, वो चल रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी नई नई, तो एक रेनेसा का पीरियड चल रहा था। उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें मेनली जो स्पेन और फ्रांस, ये ठीक है, और ये है पुर्तगाल, ठीक है, ये तीन कंट्रीज थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हो रही थी। तो सबसे पहले स्पेन का एक व्यक्ति था कोलंबस, जिसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जो कोलंबस था उसने सबसे पहले ये जिम्मेदारी ली कि मैं इस रास्ते से नहीं जाके, इस रास्ते से लैंड रूट के थ्रू नहीं जाके मैं इंडिया को डिस्कवर करूंगा थ्रू द सी रूट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जब यहाँ पे 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन एम्पायर, टर्क्स का शासन हुआ, तो उन्होंने जब बोला कि अगर आपको हमारी लैंड यूज करनी है ट्रेड पर्पस के लिए तो आपको हैवी टैक्सेस देने होंगे, और उस हैवी टैक्सेस पे करने के लिए ट्रेडर्स के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने सी रूट की डिस्कवरी करने का सोचा। तो द फर्स्ट मैन वाज कोलंबस, ठीक है। कोलंबस ने सोचा कि मैं इस रास्ते से होते 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 कहीं ना कहीं मैं इंडिया का एक रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, देखिए, कोलंबस निकला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलता 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 वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे बहामास आइलैंड पे वो चला गया, और यहाँ पे उसने खोज कर दी किसकी, अमेरिका की, ठीक है, उसने यहाँ पे अमेरिका की खोज कर दी। फिर 1498 आते आते पुर्तगाल ने सोचा कि नहीं, एक डिस्कवरी और होनी चाहिए, तो ये वाली जिम्मेदारी उठाई वास्को डिगामा ने, और वो वहां से चला और चलते 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 इस कोर्स से आते इस कोर्स से आके उसको फाइनली भारत मिल गया। अब किसी ना किसी ने तो उसकी हेल्प करी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, एक गुजरात का व्यापारी था अहमद मजीदी, क्या नाम था उसका, अहमद मजीद, ठीक है, ये सब मैंने स्लाइड में लिख रखा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अहमद मजीदी ने वास्को डिगामा की हेल्प करी भारत तक पहुंचने के लिए, और फाइनली 1498 में वास्को डिगामा पहुंचता है इंडिया, और वो पहुंचता है इंडिया के कालीकट तट पे, जहां पे उस टाइम पे जैमोरिन का रूल होता है, जैमोरिन, ठीक है, कालीकट का जो राजा होता है जैमोरिन, ठीक है, वो उसको वेलकम करता है, और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 1453 से 1498 का जो एरा था वो क्या था, द पोर्टुगीज एंट्री। एंट्री का मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बता दिया कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले स्पेन से कोलंबस निकला, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। उसके बाद पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला, और फाइनली उसको इंडिया मिल गया। तो जो 1453 से 1498 का जो फेज था वो था द एंट्री ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है। जब 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुंच जाता है, उस टाइम पे क्या क्या होता है, अब वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब तक अपन ने क्या पढ़ा, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। उसके बाद वहां के जो यूरोप के जो ट्रेडर्स थे उनसे क्या बोला गया कि आप भाई हैवी ड्यूटी टैक्स पे करो अगर आपको हमारा लैंड रूट यूज करना है तो उन्होंने बोला हमसे नहीं हो पाएगा।
और उस टाइम पे क्या यूरोप में क्या चल रहा था, रेनेसा का पीरियड चल रहा था, साइंटिफिक डिस्कवरीज चल रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद का ही एक सी रूट फाइंड कर लें। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सी रूट की डिस्कवरीज हुई जहां से वो लोग ट्रेड कर सके। 1493 में कोलंबस स्पेन का जो था उसने किसको खोजा, अमेरिका को खोज लिया। और 1498 में फाइनली जो वास्को डी गामा है वो केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुंचता है, अफ्रीका पहुंचता है। तो अब तक अपन ने जो भी पढ़ा उस सारी चीजों का जो जीस्ट है वो इस स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1453 से 1498 में जो कुछ भी हुआ वो इस स्लाइड में आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार स्लाइड से गो थ्रू हो जाइएगा। अब अपन बात करते हैं आगे की। हमें पता है कि 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आ गया। तो जब वो वास्को डी गामा इंडिया आया और वो 2 साल यहाँ पे रहा, मतलब 1498 से 1500 तक। ठीक है, यहाँ पे वो कैलिकट में जैमोरिन से मिला, जैमोरिन ने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। और यहाँ से जब वो वापस गया तो वो अपने साथ क्या लेके गया, काली मिर्च, मतलब स्पाइसेस लेके गया। और जब उसने वो काली मिर्च अपने यूरोप में जाके जब उनको वापस से सेल आउट करा, तो उसका रास्ते का जितना भी खर्चा था वो सब कुछ था, उससे ज्यादा उसको 60 टाइम्स ज्यादा उसको बेनिफिट वहां पे हुआ। और ये सोच के उसने सोचा कि नहीं, अब हम फाइनली इंडिया में एक ऑफिशियली हम लोग ट्रेड की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये सोच के 1502 में वो क्या करता है, वापस इंडिया आता है और फिर वो कोचीन को अपनी कैपिटल बनाता है। ठीक है, कि अब जो कोचीन है वो उसका ट्रेड सेंटर, फर्स्ट ट्रेड सेंटर होगा कोचीन। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा, कालीकट के तट पे पहुंचा। और ये थी हमारे इंडिया में फर्स्ट फॉरेनर्स की एंट्री। हालांकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था क्योंकि इसके बाद जो इंडिया का जो हश्र हुआ वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमको हिस्ट्री है पढ़ना होगा, तो इमोशनली नहीं जाके अभी हम फैक्चुअली जाते हैं। तो 17 मई 1498, 17 में 1498 वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इंडिया विद द हेल्प ऑफ अहमद मजीदी। इसको अब्दुल का अहमद कर लीजिएगा, अहमद मजीदी, थ्रू द केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते से वो आया। कोझिकोड कालीकट में वो किंग जैमोरिन से मिला जहां पे उसने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। और फिर वास्को डी गामा जब वापस गया भारत से तो उसको 60 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट हुआ। और ये सोच के उसने सोचा कि नहीं, इंडिया में हमको ट्रेड करना चाहिए। और वहां से उसने सोचा कि अब हम ऑफिशियली हम हमारा ट्रेड करेंगे। तो वो उसने वापस आया और कोचीन को अपना कैपिटल बनाया। तो इसमें याद रखने वाली बात कौन कौन सी हुई कि सबसे पहले वो कहाँ आया, कालीकट आया। कौन से रूट से आया, केप ऑफ गुड होप से आया। ठीक है, मिला किससे, जैमरीन से मिला। और फिर वापस गया तो उसको 60 टाइम्स मोर बेनिफिट हुआ। और फिर वो वापस आया 1502 में और उसने कोचीन को अपना सबसे पहले एक अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, इसमें अगर आपको एक और बात याद रखनी हो तो आप उसके शिप का नाम याद रख सकते हैं। उसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल। ठीक है, साओ गैब्रियल उसकी शिप का नाम था जिससे वास्को डी गामा इंडिया आया था। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, साउ गैब्रियल उसकी शिप का नाम था। तो अगर आपसे फैक्चुअली वास्को डी गामा के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो अब हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि 1498 में वो आया, कालीकट पे वो पहुंचा, जैमोरिन से वो मिला, 60 टाइम्स उसको मोर बेनिफिट हुआ जब वो ब्लैक पेपर अपनी इंडिया से लेके गया। फिर वो वापस आया और उसने कोचीन को अपना सबसे पहला कैपिटल बनाया। अब याद रखने की चीज सिर्फ है कोचीन। कोचीन आप कैसे याद रखोगे, कोचीन आप ऐसे याद रखोगे कि फर्स्ट टाइम पे जब वो आता है तो वो कहाँ पे आता है, कालीकट पे आता है। कालीकट भी सी से स्टार्ट होता है। और जब वो अपनी कैपिटल बनाता है, कैपिटल मतलब सी और सी मतलब कोचीन। ठीक है, तो सारे सी 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 है, ट्रिपल सी है वास्को डी गामा में। कालीकट पे आता है, कैपिटल किसको बनाता है, कोचीन को बनाता है। तो हम आगे बढ़े। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इससे दोबारा गो थ्रू हो जाते हैं। तो अपनी जो टाइमलाइन होगी हिस्ट्री की, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1500 से 1530 में अपने को जाना है। पोर्टुगीज के बारे में हम पढ़ेंगे। 1530 से 1559 पोर्टुगीज ने क्या क्या किया वो हम लोग पढ़ेंगे। 1560 से 1600 पोर्टुगीज का फॉल होता है। और 1600 से 1664 नई नई ब्रिटिश नई नई यूरोपियन कंपनीज आती हैं जिसमें आती है डच, ब्रिटेन, डेनिश। और 1664 से 1707 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो अपना एक्सपेंशन करते हैं, डचेस को हरा के, डेनिश को हटा के, पुर्तगाल पोर्टुगीज कंपनीज को हटा के
जिस तरह ब्रिटिशर्स अपना एक एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं उसके बारे में अपने को इस पूरे वीडियो में पढ़ना है। तो आप बस बने रहिएगा मेरे साथ। हो सकता है, वैसे तो मैंने अपने शेड्यूल में बता दिया था कि पर डे हम 2 घंटे का सेशन लेंगे, लेकिन देखते हैं ये वीडियो कितनी देर का बनता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने का। लेकिन हमको आज की जो हमारी टाइमलाइन है वो है 1453 से 1707 तक, ठीक है, जिसमें हम 1453 से 1664 जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ जाएगी वहां तक तो हम आज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 1453 से 1707, ठीक है। अब हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि 1502 में वास्को डी गामा वापस आता है और किसको अपनी सेंटर बनाता है, कैपिटल किसको बनाता है, कोचीन को। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे अपने को बढ़ना है, तो उससे आगे की जो स्लाइड है वो है ये वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पोर्टुगीज को कंसिडर करते हो, ठीक है, कि पोर्टुगीज के कौन कौन गवर्नर आए, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। तो 1505 जब आता है, 1502 में वास्को डी गामा कोचीन को अपनी कैपिटल बना लेता है, और फिर उसके बाद पोर्टुगीज की जो वहां पे गवर्नमेंट होती है वो सोचते हैं कि हमें अब बहुत ऑफिशियली इंडिया के साथ डील करना होगा, इसलिए वो वहां से अपना फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट करके इंडिया में भेजते हैं। कब भेजते हैं, 1505 में। उस गवर्नर का क्या नाम होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब अल्मेडा कौन होता है, कुछ कुछ होता है, पिक्चर सबने देखी होगी, उसमें जो जोनी लीवर होता है उसको बोलते हैं अल्मेडा, ठीक है। फरीदा जलाल उसको बोलती है अल्मेडा, आर यू मैड। तो अल्मेडा से आप याद रख लेंगे कि जो फर्स्ट गवर्नर था पोर्टुगीज का वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में वो इंडिया आया और उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी में उसने क्या किया कि सी रूट की डिस्कवरी में इंडिया को उन्होंने डिस्कवर किया था। अब वो लोग ये चाहते थे कि इंडिया के आसपास का जो इंडियन ओशियन का जितना भी पोर्शन है उसमें उनका क्या रहे, उनका होल्ड रहे। तो वो धीरे धीरे से इंडियन ओशियन के पास जितने भी आइलैंड्स थे, जितने भी मेन कंट्रीज थी, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे शायद श्रीलंका और मालदीव, यहाँ तक भी इन लोगों ने अपना होल्ड धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। तो इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया में आया और उसने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब चलते हैं अपन 1510 पे। हम लोग ईयर वाइज चल रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान देनी है। 1502 हो गया अपना, 1505 हो गया, अब आ रहे हैं अपन 1510। 1510 में पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने अपना सेकंड गवर्नर अपॉइंट करा, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो से आपको याद रह जाएगा मैंगो, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे लगाई है। तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क इंडिया आता है और वो क्या करता है, सबसे पहले गोवा को कैप्चर करता है। देखिए, समझ पा रहे हैं आप, ये है इंडिया का मैप। वो कहाँ पे आया था, वास्को डी गामा, केरल में। कोचीन को उसने अपना सेंटर बनाया, ठीक है, कोचीन को उसने अपना सेंटर बनाया। अब इन्होंने क्या कवर कर लिया, गोवा। गोवा इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो आप देख रहे हैं ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे अपना साम्राज्य फैला रहे हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो सबसे पहले किसने कैप्चर करना शुरू किया था, पोर्टुगीज ने, ठीक है। तो कैप्चर्ड गोवा बाय डिफीटिंग, उस टाइम पे गोवा में कौन रूल कर रहा था, बीजापुर के सुल्तान। उसने उसको किसकी मदद से हराया, कृष्णदेव राय की मदद से उन्होंने उसको हरा के गोवा पे अपना शासन शुरू करा। और उसने क्या करा, अल्फांसो ने क्या क्या करा, सबसे पहले तो वो गोवा गया और गोवा से जाके जब उसको थोड़ा सा उसका माइंड ओपन हुआ तो उसने बोला नहीं नहीं, ये सती प्रथा इंडिया में जो चल रही है उसको उसने बैन करने की कोशिश करी। और 1510 में ही उसने अपना पहला चर्च बनाया केरला में, उसका नाम था सेंट थॉमस, चर्च सेंट थॉमस, ठीक है। तो अल्फांसो के आपको 3 काम याद रहेंगे। सबसे पहले उसने गोवा को कवर करा, सती प्रथा को बैन करा और उसने एक सेंट थॉमस चर्च की स्थापना करी। तो कैसे याद रखेंगे भाई, वो सबसे पहले गोवा घूम के आया, गोवा घूम के आया, उसने चर्च में अपना माथा टेका, उसने सोचा उसको सद्बुद्धि दे भगवान, भगवान ने उसको सद्बुद्धि दी और उसने इंडिया में सती प्रथा बैन के बारे में काफी कुछ किया और उसने
सती प्रथा को और इंडियन मैरिज की जो एक पॉलिसीज थी उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज करा था। तो उसने सबसे पहले किसको कवर करा, गोवा को। गोवा एक बहुत अच्छी जगह है, वो गोवा से घूम के आया, उसने चर्च में माथा टेका। चर्च का नाम क्या था, सेंट थॉमस। वो कहाँ था, वो केरला में था। और फिर उसने सोचा कि नहीं, हमको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो उसने सती प्रथा को बैन कर दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं? 1505 में कौन आया, अल्मेडा आया। अल्मेडा ने क्या बोला, भाई हमने सबसे पहले इंडिया की डिस्कवरी करी थी, इसलिए इंडियन ओशन पे जितना भी राइट होगा वो हमारा होगा। तो इंडियन ओशन में धीरे 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 जितने भी आइलैंड्स कंट्री थी उस पर उन्होंने धीरे धीरे अपना जो होल्ड है वो करना चालू करा, उसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। 1510 में वापस से अल्फांसो आया, अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। उसने गोवा पे सबसे पहले, गोवा की बहुत अच्छी जगह है, एक्सोटिक प्लेस है, तो गोवा पे उसने अपनी गोवा को बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको डिफीट करा, उसने अपना हक जमाया। और फिर उसने जब इतनी अच्छी जगह घूम के आया तो उसने सोचा चलो ठीक है, तो चर्च जाके आते हैं। सेंट थॉमस चर्च वो गया केरला में, और वहां से उसको सद्बुद्धि आई और उसने क्या करा, सती प्रथा को अबेंडन करने की कोशिश करी। तो ये थे दो इम्पोर्टेंट गवर्नर। ठीक है, आगे की स्टोरी आगे की स्लाइड में। चलो, अब क्या होता है 1530 में, एक जो इम्पोर्टेंट गवर्नर आता है इनका, उसका नाम होता है नीनो डा पूना। ठीक है, नीनो दा पूना, ये देखिए ये रहा नीनो। ठीक है, ये आपको एक कार्टून कैरेक्टर है, आपको अच्छे से याद रह जाएगा, नीनो दा पूना। 1530 में आ चुके हैं अब हम लोग। उसने क्या करा 1530 में, जो 1510 में जो अल्बकर ने, अल्फांसो ने जो गोवा कैप्चर करा था, उसने इसको यहाँ पे अब अपना कैपिटल बना लिया। मतलब कोचीन से कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, गोवा शिफ्ट कर दी। ठीक है, 1535 में गोवा के बाद उसका मन नहीं भरा। गोवा भाई, जैसे हम किसी भी जगह पे एक दो बार जाके होके आ जाते हैं तो हमको लगता है नहीं यार अब कोई नई जगह चाहिए हमको। उसको चाहिए थी भाई दमन और दीव। तो सबसे पहले उसने दीव पे कब्जा करा। कब करा, 1535 में। और फिर उसने दमन पे अपना कब्जा करा कब, 1559 में। तो आप समझ पा रहे हैं, दमन दीव उस टाइम तो सूरत से नीचे आओ निकलो महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, ये दमन दीव हो गया, गोवा हो गया, इधर केरला कोचीन वगैरह हो गया। तो पूरा वेस्ट कोस्ट उस टाइम पे पुर्तगाली लोगों ने अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो अल्फांसो को क्या अच्छा लगा था, गोवा। और नीनो डा पूना को क्या अच्छा लगा, दमन और दीव। और गोवा को तो उसने अपनी कैपिटल बना लिया। अब उसको दो अच्छे शहर और घूमने थे, तो सबसे पहले वो दीव में घूमने गया कब, 1535 में। और फिर 1559 में उसने किसको कैप्चर करा, दमन को कैप्चर करा। ठीक है, अब इतना काम कर दिया, कुछ अच्छा काम वो भी कर ले। तो उसने क्या अच्छा काम करा, जैसे अल्फांसो ने क्या करा, चर्च बनाया। और फिर क्या करा, सती प्रथा को बैन करा। वैसे ही इसने भी सोचा कि भाई सती प्रथा इसने बैन कर दी, मंदिर तो इसने बनाई दिए, चलो कुछ लिखाई पढ़ाई का काम हम कर लेते हैं। तो इसने सबसे पहले इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस बनाई। इंडिया की जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो गोवा में एस्टेब्लिश हुई थी, ये थी 1556 में। और फिर कुछ शिप बिल्डिंग आर्ट, कुछ गोथिक आर्किटेक्चर भी उसके टाइम में इंडिया में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो उन्होंने हमको क्या सिखाया, नीनो डकूना ने, उन्होंने ये सिखाया कि सबसे पहले गोवा को अपनी कैपिटल बना लो, फिर गोवा से जी भर दमन दीव घूम के आ जाओ, और जब घूम के आ जाओ तो कुछ लिखाई पढ़ाई का काम सिखा दो। तो प्रिंटिंग प्रेस बनाई और शिप बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर था वो इन्होंने हमको कंट्रीब्यूट किया। तो आपको पुर्तगालीज के बारे में जो 3 गवर्नर्स के नाम याद रखने आपको रह जाएंगे। सबसे पहला अल्मेडा, अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, भाई सबसे पहले आया था तो राजा तो था ही, तो जो सबसे पहले आया, ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आया अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा आया, उसने बोला यहाँ का पानी मेरा है, यहाँ का पानी मेरा है। उसने क्या बोला, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, उसने चलो उसका काम खत्म। फिर आया अल्फांसो। अल्फांसो को तो भैया घूमना पसंद, तो सबसे पहले वो गोवा कैप्चर करा उसने। और गोवा कैप्चर करा, उसने सोचा गोवा बहुत अच्छी जगह है, उसने कैप्चर कर लिया। उसने सोचा कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उसने केरला में एक सेंट थॉमस चर्च बनाया। और चर्च में जब उसने माथा टेका तो उसको थोड़ी सद्बुद्धि आई, उसने सती प्रथा को बैन कर दिया। फिर जो अगला गवर्नर आता है 1530 में, वो आता है नीनो दा पूना। नीना दा पूना बोलता है कि भाई गोवा तुमने कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन मुझे अब कैपिटल मेरी कोचिंग नहीं करके मुझे मेरी कैपिटल गोवा ही रखनी है। भाई मुझे ऑल द टाइम गोवा में ही रहना है, मुझे उसकी लोकेशन बहुत पसंद है। तो उसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया गोवा के अंदर, और उसने बोला मेरा गोवा से मन भर गया, मेरे को दो सिटीज और चाहिए। तो उसने दमन और दीव 1535 में दीव, और 1559 में उसने कवर करा दमन को। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब भाई 3 एक्सोटिक प्लेस उसने कवर कर लिए, तो उसको कुछ अच्छा तो करना ही था, तो उसने इंडिया को क्या दिया, प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। और शिप बिल्डिंग आर्ट की, भाई ऐसे शिप बनाते हैं, वो उसने इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। पुर्तगालीज के बारे में आपको बातें क्लियर हो गई, आई होप हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
1559 आते आते 1560 आते आते पोर्टुगीज जो थे उनका होल्ड इंडिया में कम होने लगा। उसका क्या रीजन? देखिए, मैंने आपको बताया कि अल्फांसो के टाइम पे क्या बना, चर्च बना। अल्फांसो कहाँ गया? गोवा गया। गोवा से जाके उसने चर्च बनाया, चर्च से उसने सती प्रथा को बैन करा, सब दिया। ठीक है, तो वो जो उसने जो चर्च बनाया था, चर्च बनाने तक का काम ठीक था, लेकिन कई जगहों पर ये पढ़ा गया है कि उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा फैलाना चाह रहे थे। तो इसका मतलब वो जो इंडिया में जो हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, उसके लिए थोड़े से क्या हो गए थे, इनटॉलरेंट हो गए थे। जो तो सबसे पहला कोई भी रूलर या कोई भी शासक अगर रिलीजियसली अगर वो टॉलरेंट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसको फॉल होना पड़ेगा। तो पहला रीजन था रिलीजियस इंटॉलरेंस। फिर क्या हुआ, धीरे 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 अब जैसे पुर्तगालीज क्या थे, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होने लग गए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेड करा, बहुत ज्यादा फायदा उन्होंने कमाया। तो यूरोप में भी सबको पता तो चलता ही है ना, यूरोप में फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, लंदन है, जो भी है। तो वहां पे उन लोगों को पता चलने लग गया कि भाई ये पोर्टुगीज तो बहुत ज्यादा इंडिया में ट्रेड करके मुनाफा कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या करा, उन्होंने भी इंडिया आने की, इंडिया में एंटर करने की कोशिश वो लोग करने लगे। तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। कभी भी किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फाइनेंशियल लॉस तो होता ही। दूसरी इनकी जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन था इनके फॉल होने का, वो थी कार्टेज एंड कॉन्वॉय पॉलिसीज। कार्टेज एंड कॉन्वॉय पॉलिसीज क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्मेडा को क्या चाहिए था, अल्मेडा सबसे पहला गवर्नर था, उसने बोला पानी सारा मेरा, पानी सारा मेरा। तो उन्होंने इन पुर्तगालीज ने धीरे धीरे करके क्या करा कि इंडिया में जिसको भी आना है उसको हम क्या देंगे, पास देंगे। अगर आपको ये रूट यूज करना है तो आपको एक पास यूज करना पड़ेगा, उसी को बोलते थे कार्टेजेस। अगर आपने ये पास यूज नहीं करा तो रास्ते में अगर आपकी शिप के साथ या आपके साथ कोई पायरेसी वगैरह होती है तो जो हमारी जो फोर्सेज यहाँ पे हैं वो आपका साथ नहीं देंगी। ठीक है, इसलिए आपको ये कार्टेज सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा एडमेंट होगा इस चीज को लेके, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट पड़ना था। ये भी एक रीजन हुआ इनके फॉल का। और तो ये वाले जो रीजन थे ये इनके फॉल के रीजन थे। धीरे धीरे करके आपको पता है कि 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आ जाएंगे और पोर्टुगीज को धीरे धीरे करके अपना सामान समेटना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो पोर्टुगीज जब इंडिया को छोड़ के गए थे तो 1961 में छोड़ के गए थे। 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू, ठीक है, गोवा, दमन और दीव को इंडिया में लास्ट में फाइनली मर्ज कर लिया था। तो 1961 तक पोर्टुगीज इंडिया में रहे थे। जो लास्ट गवर्नर था पोर्टुगीज का इंडिया में वो था मैनुअल एंटीनियो। मैनुअल एंटीनियो, यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैनुअल एंटीनियो पुर्तगाल का इंडिया में लास्ट गवर्नर था। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे पुर्तगाल का कौन गवर्नर था इंडिया में, वो था बोस्सा, BOSSA। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, 19 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय, गोवा, दमन एंड दीव रिकैप्चर्ड बाय इंडिया और मर्ज इनटू इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं पुर्तगालीज को लेके। जो पोर्टुगीज थे इंडिया आए थे, फर्स्ट जो इंडिया में आए थे वो पोर्टुगीज ही थे, लास्ट तक रहे थे 1961 तक। तो उनका हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एनालिसिस था वो हम लोगों ने कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यही रोक रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे, उनका अदर पावर के साथ, जैसे डचेस भी इंडिया में उसी टाइम आएंगे, डेनिश भी आएंगे और फ्रेंच भी आएंगे, उनका आपस में क्या स्ट्रगल होता है, किस तरीके से वो लड़ते हैं, और फाइनली कैसे ब्रिटिशर्स सबको हरा के अपनी पॉलिसीज से किस तरह अपनी जगह बनाते हैं और फिर 250-300 साल हमारे ऊपर वो रूल करते हैं। इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से स्टोरी को लाने की कोशिश करूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बाय।